नमस्कार। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स में से एक है। ये देश में कारोबार करने के तौर तरीके पूरे पैमाने पर बदल देगा। पूरा कंट्री एक कॉमन मार्केट हो जाएगा। कहा जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स फ्रीली मूव करेंगे। जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह की तैयारियां, इन पर हम बातचीत करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू वेलकम, हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर हशमुख अरधिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए और हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। हम आपसे एक प्रश्न शुरू में लेंगे, उसके बाद हम चाहेंगे जो देश भर से जो कारोबारी हैं उनके कई सारे प्रश्न हैं वो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप उनके प्रश्नों को एड्रेस कर सकें। लेकिन ओपनिंग में आप हमें ये बता सकें सर, जो तैयारियां हैं उसको किस तरह से देखना चाहिए। बड़ी कंपनीज तो हम देख रहे हैं बड़े टैक्स कंसल्टेंट्स की सेवाएं ले रही हैं, लेकिन जहां तक स्मॉल बिजनेसेस की बात है जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, उनकी प्रिपरेशंस को आप किस तरह से देखेंगे। उनके जहन में कई तरह के प्रश्न हैं, कई शंकाएं हैं, उनको आप कैसे बताना चाहेंगे, उनके हेजिटेशंस जो हैं। देखिए, जो छोटे कारोबारी है उनके लिए इस प्रणाली में कोई ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन है ही नहीं। इनफैक्ट एक ही चीज़ इनको समझना है कि अब उनके जो हिसाब किताब है वो अगर एक एक्सेल सीट में रखेंगे, जो एक्सेल सीट हम देंगे उनको, जो हमारे जीएसटीएन के वेबसाइट पे से मिल जाएगी, उस शीट में अगर हर चीज़ का हिसाब रखेंगे तो फिर उनको उसी हिसाब को ऑटोमेटिक रिटर्न में परिवर्तित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा ज़्यादा कोई कंप्लायंस बर्डन छोटे कारोबारियों के ऊपर है ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये नई टैक्स प्रणाली है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगी, किस चीज़ के ऊपर मिलेगी, ये सब चीज़ समझ लेना व्यापारियों को ज़रूरी है। इसीलिए हम मीडिया के अलग अलग माध्यम से उन तक जीएसटी क्या है, उसमें कैसे रूप बदलेगा, उसकी बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। राइट साहब। सर, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कौशलेंद्र सिंह पूछना चाह रहे हैं। जी कौशलेंद्र साहब, बताइए क्या आपका सवाल है। हशमुख जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो गोल्ड के बारे में हमने जीएसटी रेट तय नहीं किया है और करंट में जो 2% के आसपास इस पे टैक्स लगता है, जो 1% एक्साइज और हमारा वैट लगता है, तो मिनिमम जो स्लैब है जीएसटी का 5% का, अगर ये 5% आता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें ग्रे मार्केट में बढ़ोतरी और पाई जाएगी? और वैसे भी डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने गोल्ड के इंपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है, जो 119 टन से लेकर 54 टन पे आजकल आ चुका है। तो इसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, ऐसा है कि गोल्ड के ऊपर कितना टैक्स लगेगा ये तय करना अभी जीएसटी काउंसिल में बाकी है। बाकी सब कमोडिटी के ऊपर डिस्कशन हो चुका है और वो रेट हम अनाउंस कर चुके हैं। जो गोल्ड का जहाँ तक सवाल है, वो गोल्ड ज्वेलरी का सवाल है, वो रेट अभी तय करना बाकी है। अब वो क्या रेट होगा उसके बारे में मैं कोई स्पेकुलेशन अभी नहीं कर सकता। ओनली थिंग इज़ कि आप जो बात बता रहे हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के ध्यान में है कि गोल्ड में ज़्यादा रेट रखने से भी थोड़ा सा इवेजन का चांस रहता है। तो ये सब मसलों के ऊपर 3 जून को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें ये सब मसले के ऊपर चर्चा होगी और फिर इसके बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। तो जी आइए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। समीर हमारे संवाददाता इस समय दिल्ली में साथ में मौजूद हैं और उनके साथ कुछ एसएमई क्षेत्र के नुमाइंदे हैं। समीर, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो सर से। जी बिल्कुल, एसएमई सेक्टर या एमएसएमई सेक्टर की क्या कुछ जीएसटी से जुड़ी हुई सवाल हैं आपसे। सरिन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जीएसटी को लेकर आपकी तरफ से कोई सवाल, कोई दुविधा जो आप सीधा अधिया जी से जानना चाहेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज अधिया जी से भी बात हो रही है। तो वास्तव में ये जीएसटी का बहुत अच्छी बात है, सारे देश ने वेलकम भी किया है, ये होना चाहिए। लेकिन इसकी अवेयरनेस ना होने के कारण, लोगों को जानकारी ना होने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत कम है। उसमें 1% लोगों को भी अवेयरनेस नहीं हो रही। ट्रेडर्स के लिहाज से समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो जीएसटी के आने के बाद से क्या कुछ बदलाव हैं जो जिसमें आपको दिक्कत होगी या आप उसको दूर करना चाहेंगे? क्या सवाल? एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अभी श्रीनगर की काउंसिल में तय हुआ है, तो कुछ तो जगह पर लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, जो देश के 10 करोड़ लोगों को रोजगार देता है,
उसका कोई राहत नहीं दी गई। चलिए सलीम साहब, आपका पॉइंट आ गया समझ में। अब आइए डॉक्टर साहब के पास हम चलते हैं। सर, ये बता सकें, जहां तक अवेयरनेस की बात है, इसको आप कैसे बताएंगे? जो कम्युनिटी तक पूरा रीच आउट होना था, उसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और 1 जुलाई अब दूर नहीं है, तो किस तरह से अभी तैयारियां हैं और क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में अगर आप रोड मैप दिखा सकें। देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के हमको पता नहीं है कि छोटे छोटे गाँव में भी कितनी मीटिंग हो रही है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर्स है, वो सब साथ मिलके हर टाउन में, हर सिटी में, हर इंडस्ट्रियल एरिया में जीएसटी के बारे में लोगों को बताने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है, वेबसाइट पे भी काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है। अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले जो है वो भी प्रयत्न कर रहे हैं अपने अपने मेंबर्स को बताने की जीएसटी क्या है। मार्केट में भी अब काफ़ी सारे पब्लिकेशंस मिलने लगे हैं जिसमें से भी लोग जीएसटी के बारे में जान सकते हैं। तो और आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके पीछे भी मकसद हमारा वही है कि हम व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जो भी उनको समझ उनको चाहिए वो देने की हम ये मीडिया के माध्यम से भी कोशिश करें। जी सर, आइए मुंबई एक बार अगला प्रश्न मुंबई से लेते हैं। अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, बताइए क्या प्रश्न है मुंबई से? मेरे साथ मुंबई के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। मैं उन्हीं से पूछता हूं। हमारे साथ हसमुख अढ़िया जी जुड़े हुए हैं। क्या जीएसटी को लेकर कुछ आपके मन में कन्फ्यूज़न है? आप सीधा हसमुख अढ़िया जी से पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है इनपुट क्रेडिट के बारे में। सर, 18% की जीएसटी में जो कायदा का प्रावधान किया गया हुआ है कि सेलर विल नॉट पे द टैक्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, देन बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स अगेन। तो सर, ये प्रश्न पे मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ कि बायर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? वंस आई हैव पेड द टैक्स टू द सेलर, he collect the tax from me, and if not deposited this tax into the revenue of the government, then why the buyers will pay again? Okay. जी, आपका सर, आई एम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। मैं आपको इसका प्रावधान क्या है समझा दूं। आपने बहुत जी सर, ये प्रश्न कई सारे कारोबारियों का, प्रश्न का मैं जवाब दे दूं, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछिए। जी, मैं पहले जवाब दे दूं ये प्रश्न का। यस सर, प्लीज बताइए आप। हाँ जी, तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसमें प्रावधान ऐसा है कि आपने मान लो जुलाई महीने में कुछ चीज़ सेलर से ख़रीदा, आपको उसकी क्रेडिट लेना है, ठीक है? तो हर महीने की 15 तारीख तक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा कि भाई किस किस से आपने ख़रीदा है और उन्होंने कितना टैक्स आपके बिहाफ पे आपके पास से उसने कितना टैक्स उसमें से वसूला है। नाउ मान लो कोई आदमी जिससे आपने माल ख़रीदा है वो ये वाउचर को कंप्यूटर में दिखाना भूल जाए, तो आपको भी ये सुविधा दी जाएगी कि महीने के 15 तारीख तक, अगस्त महीने की 15 तारीख तक आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई इन्होंने दिखाना भूल गए, मैं दिखा देता हूँ। तो आप जब अपनी खरीदी को दिखाएंगे तो उसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे वो हम उस महीने में आपको दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद आपको 30 डेज़ और मिलेंगे। वो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको उस सेलर को कांटेक्ट करना है, उस सेलर को बताना है कि भैया आपने मुझसे टैक्स वसूल किया लेकिन आपने उसमें दिखाया क्यों नहीं और आपने उसको सरकार में जमा क्यों नहीं किया। अगर वो बात को मान लेता है और टैक्स भर देता है अगली साइकिल तक, तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सेलर अगर छटक जाता है, वो नहीं भरता है, तब जाके दूसरी साइकिल में, तो जुलाई महीने का टैक्स जो अगस्त में भरना था उसमें तो हमने आपको क्रेडिट दे दिया, लेकिन जो सितंबर में जब रिटर्न भरने की बारी आएगी तो सितंबर की 20 तारीख तक अगर उसने वो स्वीकार नहीं कर लिया और टैक्स नहीं भरा तो फिर आपके ऊपर ये जिम्मेवारी आ जाएगी और आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगस्त में हमने आपको दी थी वो रिवर्स हो जाएगी। इसके पीछे मात्र हेतु इतना ही है कि सरकार तो उसको पकड़ेगी, लेकिन व्यापारियों को भी ऐसे व्यापारियों के साथ ही संबंध रखना चाहिए जो कि टैक्स कलेक्ट करने के बाद सरकार में जमा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न ले, ये भी आप बता सकें इस सिस्टम में क्या रेटिंग्स भी होंगी बिजनेसेस की, और क्या वो दूसरे भी इसको व्यू कर पाएंगे? मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से कारोबारियों को बढ़ना होगा। करेक्ट, बिल्कुल। अगर एक व्यापारी ने 4-5 व्यापारियों के साथ ऐसा संबंध रखा कि जिसमें उनसे टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो सरकार को जमा नहीं किया, तो ऐसे रिकॉर्ड के आधार पे कंप्यूटर अपने आप
हर व्यापारी का रेटिंग डिसाइड करेगी और वो रेटिंग आपको उपलब्ध होगी। अगर आप किसी नए व्यापारी के साथ संबंध चालू करना चाहते हैं खरीदी का या बेचने का, तो आप उस व्यापारी का अभी तक का रेटिंग रिकॉर्ड क्या है वो देख सकते हैं और उसी के आधार पे उसके साथ संबंध कर सकते हैं। तो जो व्यापारी बार बार ये गलती कर रहे हैं या तो बार बार जो सरकार का टैक्स जमा नहीं कर रहा है, वैसे व्यापारी फिर थोड़े दिन के बाद वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। राइट, अगला प्रश्न दिल्ली से ही आ रहा है। पुरुषोत्तम जी बताइए प्रश्न। जी बिजनेस पे आ रहा है। जी बोलिए प्लीज। इनसे हम कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल आइए अगर हम अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ मूव कर सकें, अगला प्रश्न ले सकें, पर उससे पहले डॉक्टर साहब ये भी बता सकें, ये जहाँ तक पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर मूव करेगा और टेक्नोलॉजी जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक वीक लिंक रहा है, तो आप उसको कैसे देखें? क्योंकि कई छोटे कारोबारी पूरी तरह से कंप्यूटराइज भी नहीं है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे देखें इस प्रणाली को, इस टेक्नोलॉजी को? देखिए, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आजकल एक छोटी से छोटी बात करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हर चीज़ कंप्यूटर पर करते हैं। घर में बैठ के गृहिणी जो है वो ई शॉपिंग करती है, ई कॉमर्स से शॉपिंग करती है। हर एक चीज़ अब संभव है। और अगर मान लो छोटा व्यापारी, मतलब अगर B2C व्यापारी है, सिर्फ रिटेल का ट्रेड कर रहा है, तो उसको कोई इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी ही नहीं है। उसका रिटर्न बड़ा सिंपल होगा। जो B2C व्यापार करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि रिटेल ट्रेडर है, उसको तो सिर्फ अपना टोटल टर्नओवर दिखाना है अपने रिटर्न में। उनको कोई बड़ी चीज़ नहीं करना है। और आजकल सबको ये आता है। अगर नहीं भी आता है तो इतने सारे युवान लड़के लड़कियां हमारे पास IT की ट्रेनिंग लेके नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे लोगों की भी मदद ले सकते हैं, जो कि ऐसे युवाओं को भी नौकरी मिल जाएगी कि जो उनको हेल्प कर दे कि थोड़ा बहुत रिटर्न अगर चढ़ाना है तो इस तरह का कोई बड़ा कंप्लायंस बर्डन छोटे व्यापारी के ऊपर है ही नहीं इसमें। राइट सर। राहुल अगले व्यूअर हैं, बताइए अपना प्रश्न। हेलो जी पूछिए सवाल प्लीज। हाँ, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ, राजीव मैन नाम है मेरा जी। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो GST टैक्स जो लग रहा है। हेलो जी, आप प्रश्न पूछें। GST टैक्स जैसे गोल्ड हाँ, यस, पे जो लग रहा है, तो जो लेवल आएगा 1% या 4% या 5% आएगा उसमें, क्या क्या छोटे कारोबारियों जो गांव देहात में जो है उनसे गांव देहात के लोग, हेलो जी बताइए। गांव देहात के लोग जैसे जो खरीदते हाँ, हैं, यस बोलिए। खरीदते हैं, तो वो लोग तो ले लेते हैं उनसे GST। शायद ये एग्जामिशन आप पूछ रहे हैं किस टर्नओवर तक एग्जामिशन होगी, ये आप पूछना चाह रहे हैं शायद। तो 20 लाख तक का जिनका डॉक्टर साहब टर्नओवर होगा वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, छोटे कारोबारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट इनका प्रश्न गोल्ड के संदर्भ में है या जनरल GST के संदर्भ में है? आप गोल्ड पे एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं बताइए राहुल जी। ऑर्नामेंट जो खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं जी। हाँ मैं समझ गया। तो ऑर्नामेंट्स खरीदते, देखिए ऑर्नामेंट्स के ऊपर रेट तय करना अभी बाकी है। वो क्या होगा वो तो GST काउंसिल ही तय करेगी अगली मीटिंग में। लेकिन यस, ऑर्नामेंट्स के ऊपर टैक्स लगेगा, हर एक को देना होगा जो भी टैक्स होगा, चाहे जो भी है। लेकिन वो हर कारोबारी को देना है। सिर्फ वो कारोबारी जो कि सिर्फ जॉब वर्क करते हैं किसी बड़े कारोबारी के लिए, वो जॉब वर्क करने वाले कारोबारी को इसमें से छूट दी जाएगी। वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को वो टैक्स लगेगा। तो अगर जॉब वर्क करने वाले जितने छोटे ज्वेलरी के कारीगर हैं उनके ऊपर कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं है। राइट साहब। फिस्मी से अनिल भारद्वाज इस समय लाइन पर हैं। भारद्वाज साहब बताइए अपना प्रश्न। अदिया जी, सबसे पहले तो मैं इस व्यापक तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मन में इस वक्त जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो यही है कि जो मेरी सप्लाई चेन है, जिनसे मैं सामान लेके आया हूँ और उनको टैक्स पे किया है, वो यदि टाइम से नहीं अपना टैक्स भरते तो मेरा टैक्स जो मेरा सेट ऑफ है वो रुक जाता है। आपने क्लैरिफाई किया, मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी, कम से कम कि मुझे उस महीने मिल जाएगा उसका सेट ऑफ, और आगे यदि वो फिर भी नहीं पे करता तो शायद वो फिर रिवर्स होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें जितना संभव हो
एक लीनियंट व्यू एमएसएमईज के लिए थोड़ा रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा जो एक वर्किंग कैपिटल है वो इसमें फंसने का डर रहता है। जी तो सही बात है, हम किसी भी छोटे कारोबारी के ऊपर इमीडिएटली कोई सख्ती नहीं करेंगे। हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि छोटे कारोबारी जिनको थोड़ा टाइम लगे समझने में, उनको इमीडिएटली हम लोग पेनल्टी लगाना शुरू कर दें। शुरू में हम ज़रूर मौका देंगे आपको, बट साथ साथ आपको भी जितना जल्द हो सके उतना जीएसटी के बारे में, उसमें आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। किसी की मदद चाहिए तो मदद लेना चाहिए अभी, और इसके लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जी, तो इतना चिंतित ना हो नई प्रणाली को लेकर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट जिस तरह से प्रावधान है, लेकिन थोड़ी राहत शुरुआती दिनों में दी जाएगी क्योंकि एक नई प्रणाली है, लेकिन आप तैयारी पूरी कीजिए। अगला सवाल हम ले रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से, लॉजिस्टिक्स से रमेश अग्रवाल जी साथ में हैं, अग्रवाल मूवर से। जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है रमेश जी? सर नमस्कार सर, जीएसटी लागू हो गया, एक बहुत बड़ा सपना था वो पूरा हुआ। पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ से भारत सरकार को और हमारे वित्त मंत्री को तहे दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो हमारी सर्विसेज है लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट की, वो अंडर आरसीएम है। अब जो नया जो जीएसटी का रूल आया, और वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी। एक ट्रांसपोर्ट की 100 से भी ज्यादा ब्रांचेज होती है जी, और वो इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन का, जैसे हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये जो कंसल्टेंट बता रहे हैं कि जिसकी ब्रांचेज ज्यादा होगी, हेड ऑफिस ब्रांचों के ऊपर बिल करेगा और ब्रांचेज हेड ऑफिस पे बिल करेगी। तो इस तरह से जो जीएसटी का चार्ज होगा वो हमारा प्योर लॉस होगा। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, जब हम रिवर्स में है और एलिजिबल आईटीसी के लिए है ही नहीं, तो इंटरनल यूनिट ट्रांजैक्शन ये हमारे होगा या ना होगा? अच्छा। और एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना हम सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि जीएसटी का मतलब कोई रेवेन्यू भी लॉस ना हो और पीसफुल हमारी पूरी इंडस्ट्री काम कर पाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में स्किल का बहुत बड़ा। राइट सर, रमेश जी पॉइंट आ गया आपका। हम पूछते हैं डॉक्टर साहब बताएं, ये कह रहे हैं जो इंटर यूनिट बिलिंग है, यानी जो तमाम इनके ऑफिस है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जिस सर्विस देने वाली कंपनी के एक से ज़्यादा स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए ये होगा कि जो है इंट्रा कंपनी जो ट्रांजैक्शन है उसका वो बिलिंग करे। उसका मतलब एक इनवॉइस रेज करेंगे इंट्रा कंपनी उस पर। लेकिन अगर आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना नहीं है तो फिर पॉसिबल है कि आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, तो फिर आपको शायद ये हिसाब किताब रखने की ज़रूरत भी नहीं हो। आप जितना ट्रांसपोर्ट सर्विस के इनवॉइस रेज कर रहे हैं सेल साइड में, तो उसके ऊपर आपका 5% लग रहा है और उसके ऊपर आप टैक्स पे कर दीजिए। राइट, तो ये आपके लिए एडवाइस है। अग्रवाल साहब अगला प्रश्न लेते हैं, ये कलकत्ता से है नरेंद्र मोहन, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयरमैन है। जी बताइए नरेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? सब उसके लिए बहुत तैयार है, लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ ऑल इंडिया जी बताइए आप। जो ग्रे एरिया में है और वहाँ नेट अवेलेबल नहीं है। आप कह रहे हैं नेट अवेलेबल नहीं है उस तरह की। ऐसे डॉक्टर साहब इसमें एक ऑफलाइन भी सिस्टम आ रहा है, उसके बारे में भी बताएं। जीएसटीएन उसकी भी तैयारी कर रहा है, ऑफलाइन टूल की भी। देखिए, ऐसा है कि जीएसटीएन का एक ऑफलाइन टूल भी आपको दिया जाएगा। उसमें अगर आप एक्सेल सीट में अपना हिसाब किताब रखते रहेंगे तो फिर महीने में एक बार ही आपको इसको रिटर्न में कन्वर्ट कराने के लिए, चढ़ाने के लिए आपको कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद चाहिए। तो वो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ जाके ये किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वो एक्सेल सीट को आप मोबाइल फ़ोन में अगर आपके पास 3G है या 2G है तो उसके माध्यम से भी इस रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी इस पर रखा है हमने। तो ऐसी कनेक्टिविटी की कोई बड़ी समस्या नहीं है कहीं भी पूरे देश में। आज हर जगह पे जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर वाले डीलर है, वैसे बड़े टाउन में, सिटी में, सब जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतना तो मिल ही जाता है।
सब नरेंद्र मदान जी, आप बताइए अपना प्रश्न अब। हाँ अजय जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा था कि आप इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आने वाले हैं जो आपने अभी ये जीएसटी के माध्यम से किया, इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। एक बहुत बड़ा सेक्टर जो छोटे छोटे व्यापारियों का है और लगभग 3 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में इससे इफेक्ट होंगे। आपको नहीं लगता कि एक बार उनके साथ हमें जरूर उनको कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था, या आज भी उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के जो टैक्स रेट्स आपने लगाए हैं उन पे एक बार चर्चा हो जाती तो शायद उतनी दिक्कतें ना आती। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, जो 28% का स्लैब है वो मेरे ख्याल से आपका लग्जरी सेगमेंट या हाईएस्ट सेगमेंट था। अगर हम ऑटोमोबाइल में भी आपने सब लोगों को मिला दिया, जैसे कार सेगमेंट को ले लें, ट्रक सेगमेंट को ले लें, ट्रैक्टर सेगमेंट को ले लें, मशीनरी पार्ट्स को ले लें, या टू व्हीलर पार्ट्स को भी अगर हम ले लेते हैं, तो इनको आपने सबको 28% पे ले लिया, जो मुझे लगता है कि ये नेसेसिटीज आइटम थी जिनको हमें लोअर रेट पे रखना चाहिए था। अगर आप हम लोगों से मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटी के किसी भी एसोसिएशन के नुमाइंदों से अगर आप बात करते तो वो शायद आपको समझा देते। अच्छा नरेंद्र साहब, पॉइंट टेकन जी। एक डिस्पैरिटी ऐसी भी है कि बहुत सारी आइटमें ऐसी हैं। इसका एक बार जवाब ले लें आपने जिस तरह से। दूसरा ये था कि जो सिद्धांत है आपने एक नया, हाँ इस पर आपने जो प्रश्न रेज किया, एक बार सर से इस पर रिप्लाई ले लेते हैं। सर बता सकें आप, ये जिन्होंने जिस तरह से ऑटो क्षेत्र का ये मेंशन कर रहे हैं कि आपने इसको एकदम पीक रेट पर रखा है, आप सबको आप कैसे बताना चाहेंगे इन्हें? मैं समझ गया। सबसे पहले तो इनके सब फैक्ट्स गलत है। मैं आपको बता दूं, ट्रैक्टर के ऊपर हमने 28% नहीं रखा है, ट्रैक्टर के ऊपर 12% रखा है। दूसरा कि अभी ये सब आइटम के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है उतना ही बर्डन हमने चालू रखा है। हमने 1 भी % का इसमें बढ़ावा या इजाफा नहीं किया है। इसलिए वो बात समझ लीजिए कि अभी कार पे या एसयूवी पे या ट्रक पे या ऑटोमोबाइल पे अभी का जो टैक्स इंसिडेंस है उतने आसपास ही हमने उसका रेट रखा है। इसलिए उसमें हमने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इनफैक्ट जितनी भी कमोडिटी का रेट हमने डिसाइड किया है वो सब का सिद्धांत वही है कि अभी जितना टैक्स लग रहा है उतने आसपास ही रहे। उसके बावजूद ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस कम इसलिए होगा कि पहले हम जो टैक्स रेट लगाते थे वो मान लो 12.5% एक्साइज ड्यूटी और 14.5% वैट और उसके अलावा 2% CST था, तो कुल मिला के 28% से ज़्यादा ही बोझ आ रहा था ये सब आइटम पे। लेकिन अब CST चला गया, उसका बर्डन कम हो गया। दूसरा कि जो कास्केडिंग होता था कि हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे, माल 100 रुपये का है, उसके ऊपर 12.5% एक्साइज ड्यूटी और वो 112 के ऊपर 14% वेट लगा रहे थे, तो वो भी ख़त्म हो गया। हम टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, तो वो कास्केडिंग ख़त्म होने से भी कुल मिला के हर कमोडिटी के ऊपर टैक्स का बोझ कम हुआ है। सो ये नहीं मानना चाहिए कि ये कार को हमने लग्जरी सेगमेंट में अभी रखा है। कार के ऊपर आज भी 30-31% का बोझ है, हमने उसको 28% के स्लैब में रखा है। राइट। अगला प्रश्न आइए लेते हैं। मंगुरेश राय इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए राय साहब, आपका सवाल क्या है? मंगुरेश, आप बता सकें आपका प्रश्न क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आइए मीनवाइल हम अहमदाबाद चलते हैं। केतन वहां पर मौजूद हैं। केतन बताइए आपका सवाल किस तरह से आ रहे हैं, एसएमई कम्युनिटी क्या पूछना चाह रही है वहां से? देखो, ये असंगठित क्षेत्र है और करोड़ों लोग इसमें रोजगार पाते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? यदि आपने ये टैक्स लगा दिया तो ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है? ये एग्जैक्टली इनका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसका एक थोड़ा सा आप हमें रोड मैप डॉक्टर साहब बता सकें, यहाँ से आगे अब जिस रूप में ये आ रहा है 1 जुलाई, ये इवॉल्व हो रहा है, इसमें क्या आगे भी बदलाव होते रहेंगे? आप कैसे इसको समझाना चाहेंगे, आगे किस तरह से देखा जाए इसको? डॉक्टर साहब से लग रहा है हमारा संपर्क अभी टूट गया। हम कुछ देर में उनसे फिर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। आप हमें बता सकें कौशलेंद्र, ये जो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं जीएसटी जिस रूप में आ रहा है, आपको लगता है इससे जो कारोबार करने के तौर तरीके बदलने जा रहे हैं, लेकिन जो प्रिपरेशंस की हम जो तैयारियों की बात कर रहे थे उसमें अभी काफ़ी वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा क्योंकि अब तारीख बहुत नज़दीक है?
सौरभ, जैसा कि अभी देखा जाए जो हम लोगों ने काम किया है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे अभी चीज़ें की गई हैं और हमें अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। और जैसा कि आपने क्वेश्चन देके बहुत ज़्यादा उठे कि जो मेन समाज है, जो मेन क्राउड है और जो एसएमई है और जो हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ के लिए अभी कोई ठोस स्ट्रैटेजी जो है प्लान्ड नहीं दिख रही है। तो इस ऑफलाइन वाले मोड के लिए भी एक अच्छा काम करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से इनको अपने कुछ ऐसे सेंटर्स भी खोलने चाहिए जहां पे इस तरीके की ट्रेनिंग कैंप्स जीएसटी लगा सके। और जो ये फेडरेशन है या तो इन फेडरेशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि वो अपने इस तरीके के कारोबारियों को जोड़े और उनको इस जीएसटी के बारे में पूरी नॉलेज दें और क्या क्या इससे फायदे उठा सकते हैं उन चीज़ों के भी। जी, डॉक्टर साहब से हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल अगर हम देखें अगला हमें कुल मिलाकर ये जो पूरी तैयारी है उसकी प्रिपरेशंस को हम चेक कर रहे हैं। इसमें जैसे डॉक्टर साहब मेंशन कर रहे थे रेटिंग्स भी होंगे। डॉक्टर साहब ये हम जो अलग अलग प्रश्न देख रहे थे इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है उस तरफ, लेकिन कई बार ग्राउंड पे ये भी कह रहे हैं कि इसमें कई रिटर्न्स हैं जो हमें फाइल करनी होगी। इसको आप कैसे बताएंगे? कह रहे हैं ऑलमोस्ट 37 रिटर्न्स हैं जो उन्हें एनुअली फाइल करनी होंगी। ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न एक ही है कि सेल्स का आपका टर्नओवर कितना है उसका रिटर्न आपको फाइल करना है। अगर B2C है तो सेल्स का पूरा टर्नओवर देना है रेट वाइज के 5% में कितना टर्नओवर है, 12% आइटम का कितना टर्नओवर है। और अगर B2B है तभी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपने सेल्स रिटर्न में देनी है, वो GSTR 1 जो कि 10 तारीख तक आपको देना है। उसके बाद वाले 2 रिटर्न है वो आपको भरना ही नहीं है। जब हर आदमी अपने सेल्स की डिटेल डाल देगा तो परचेज साइड में आपने जो भी परचेज किया है वो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। सिर्फ आपको उतना ही करना है कि वो परचेज ठीक है कि नहीं, उसमें आपको बेचने वाला आदमी भूल तो नहीं गया कोई आपका ट्रांजैक्शन दिखाने में। अगर भूल गया है तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप भी अपना परचेज का ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। तो वो GSTR 2 जो है वो ऑटोमेटिक अपलोड होकर आ जाएगा कंप्यूटर में। उसके ऊपर आपको स्वीकृति करके सिर्फ आगे बढ़ाना है, उसको यस और नो करके आगे बढ़ाना है। और उसके बाद तीसरा जो रिटर्न है वो भी ऐसा ही है कि सेल्स और परचेस के आधार पे आपका टैक्स लायबिलिटी बन के आ जाएगा और उसको आपको स्वीकार करके एक्सेप्ट करना है, बस उतना ही है। उसमें कुछ भरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूटर में आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने देख लिया मेरा सेल्स साइड मेरा परचेस साइड दोनों ठीक है और अभी मैं रिटर्न को पुश करता हूँ। इतना ही करना है। ओके, मंगेश जी बताइए अपना प्रश्न। हेलो जी, बताइए प्लीज। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि सरकार ने अभी ई-वे बिल इंट्रोड्यूस किया है जी। तो ये जो ई-वे बिल है इसका जो प्रोसेस है कि हर डिस्पैच के ऊपर अपने को ई-वे बिल लगाना है हर 50,000 के ऊपर के डिस्पैच पर, हर डिस्पैच पर, राइट। तो अपने को 3 ऑप्शन दिए है सरकार ने। एक तो है कि ई-वे बिल का प्रिंट आउट निकाले जीएसटी के साइट पे जाके, दूसरा है कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर ई-वे बिल का नंबर लगाए, या तीसरा है RFID ट्रक को लगाए और उसमें जो इंफॉर्मेशन है डिस्पैच की वो उसके साथ लेके जाए। ना अभी फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू हमको जानना है कि जीएसटी कितना रेडी है ई-वे बिल देने के लिए, एंड देयर इज कंफ्यूजन कि ई-वे बिल कहाँ लगाना है, मतलब उसका प्रिंट आउट जरूरी। सब अगर आप इस पर थोड़ी क्लैरिटी दे सकें, ई-वे जो बात हो रही है ये इसमें किस तरह से पूरा वर्क करेगी? मैं समझ गया क्वेश्चन समझ गया मैं समझ गया। ये जो ई-वे बिल है उसका मेन पर्पज़ ये है कि जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसका एक ऑडिट ट्रेल हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए ई-वे बिल की प्रोविज़न है। ई-वे बिल एक सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ चीज़ें आप कंप्यूटर में डाल दीजिए या टेलीफोन में एक एप्लीकेशन होगा उसमें आप डाल दीजिए कि माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस पार्टी का GSTIN नंबर से किस पार्टी के GSTIN नंबर पे जा रहा है। ऐसे कुछ चीज़ डालने से आपको ई-वे बिल नंबर फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, एप्लीकेशन में या तो कंप्यूटर में जनरेट होकर मिल जाएगा। ये ई-वे बिल का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा वो आपको मोबाइल फ़ोन में SMS पे भी रख सकते हो, ड्राइवर को भेज सकते हो SMS पे, और वो उसके पास रहेगा। जब भी अगर कोई रास्ते में चेकिंग हो तो वो नंबर दिखाने से वो चेकिंग हो सकती है। और RFID टैग वगैरह की जो बात है वो तो सेकंड फेज़ में आएगा, जब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रेडी हो जाएगा तब उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसमें भी काफ़ी सारी डिमांड इंडस्ट्री से आई है ई-वे बिल के बारे में, तो वो सब डिमांड को ध्यान में लेते हुए
इसके जो रूल्स अभी तक बने हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव होगा, और हो सकता है कि शुरू में हम कुछ टाइम के बाद इसको इंट्रोड्यूस करें, लेकिन इसके लिए भी अभी प्रक्रिया चल रही है। राइट सर। अनुराग के पास मुंबई चलते हैं, बताइए वहाँ से और क्या सवाल है अनुराग? जी बिल्कुल, क्या सवाल, कौन से सेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं और क्या सवाल है आपका? मैं टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसके बारे में मेरा प्रश्न है कि अभी तक टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बारे में रेट्स अनाउंस नहीं किए जीएसटी के, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो फैब्रिक और गारमेंट्स जो अभी तक एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं, कॉमन मैन के यूज में आते हैं, क्या वे जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेंगे या उनके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला है? ये मेरा क्वेश्चन है। जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है कि हाँ मैं समझ गया, ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या टैक्स लगेगा क्या नहीं लगेगा टेक्सटाइल के ऊपर, ये चीज़ तो काउंसिल 3 तारीख को ही डिसाइड करेगी, 3 जून को। लेकिन एक चीज़ भी आम लोग समझ लेना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को पूरा का पूरा एग्जेम्पशन में रखने से वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर फिर भी उसमें कास्केडिंग तो टैक्स का होता ही है। जैसे आप मान लो कपड़ा बनाते हैं कॉटन का, तो कॉटन का कपड़ा बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे यूज़ होती है जिसके ऊपर टैक्स पे किया होता है, केमिकल होता है प्रोसेसिंग के लिए, डाइज होते हैं, वो सब चीज़ तो कपड़ा बनने में यूज़ होता ही है। तो अगर पॉलिएस्टर यार्न यूज़ हो रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स है आज, तो वो सब टैक्स तो उसमें लग रहा है। और फाइनल आउटपुट जो है, मान लो कपड़ा के ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लगाए, तो उसका मतलब ये होगा कि जो इंडिया में कपड़ा बनेगा वो महंगा पड़ेगा लोगों को और इम्पोर्टेड कपड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेड कपड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो इम्पोर्टेड के ऊपर भी नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ कस्टम ड्यूटी लगा पाएंगे। तो ये कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा टैक्स के दायरे में लाया जाए, ताकि उसके इनपुट्स के ऊपर जो टैक्सेस है उसका सेट ऑफ वो ले सके। और दूसरा कि वो प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल कंपटीशन में, इंटरनेशनल जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स रेट लगे। तो अब क्या होगा वो तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी, लेकिन मेकिंग इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं है कि हम कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को एग्जाम्पशन लिस्ट में रखें। एसेंशियल कमोडिटी गेहूँ है, आटा है, बेसन है, वो सबको रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को रखने में मेकिंग इंडिया को धक्का लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न ले, ये भी बता सकें ये क्या जो पूरी मेक इन इंडिया मुहिम है उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा? अगर जो इंपोर्ट होंगे गुड्स और उन पर आईजीएसटी लगेगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए वो थोड़ा हेल्पफुल होगा, आपको लगता है? बिल्कुल, दोनों तरह से मेकिंग इंडिया के लिए ये हेल्पफुल होगा। दो तरह से किस लिए कि अब ऐसा होगा कि कोई भी कमोडिटी जिसके ऊपर डोमेस्टिक टैक्स जो भी रेट है जीएसटी का, उतना ही टैक्स इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर लगेगा। अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर 18% रेट है इंडिया में जीएसटी, तो इंपोर्ट करने के वाले के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी के अलावा 18% ही टैक्स लगेगा आईजीएसटी के नाम पे। तो दोनों की बराबरी हो पाएगी, पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। राइट सर। और दूसरा है कि एक्सपोर्ट जो करेंगे, पहले ये होता था कि एक्सपोर्ट करने में जो एक्साइज ड्यूटी आप इनपुट्स के ऊपर डाल रहे हैं उसका तो आपको रिफंड मिल जाता था ड्यूटी ड्रॉबैक में, लेकिन वेट का रिफंड नहीं मिल रहा था एक्सपोर्ट पे। काफ़ी सारे स्टेट में वेट का रिफंड नहीं दे रहे थे। अब जितना भी टैक्सेस एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी के ऊपर डोमेस्टिकली पे किया गया है वो जीएसटी में पे किया जाएगा और वो पूरा का पूरा टैक्स का रिफंड एक्सपोर्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, और एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी तो इंडिया में प्रोडक्शन अच्छे से होगा और वो एक्सपोर्ट हो सकता है। राइट। समीर बताइए अगला प्रश्न क्या है? व्यापारी के लिहाज से जीएसटी को लेकर क्या कुछ अभी भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई दिक्कत? ये जो रिवर्स चार्जेस का जो सिस्टम है कि छोटे व्यापारी से माल कोई खरीदेगा ही नहीं और वो टेंडर के लिए, सरकारी टेंडर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 80% जो माइक्रो व्यापारी हैं वो तो व्यापार से बाहर ही हो जाएंगे। छोटे छोटे उद्योग, कुटीर धंधे, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और इस देश के अंदर ये जो बेसिकली, मैं तो लास्ट टाइम भी यही कहा था, ये यदि आपने रिवर्स चार्जेस को लेकर, रिवर्स चार्जेज और जो रिवर्स चार्जेस की वजह से यदि कोई छोटे व्यापारी से माल खरीदेगा तो उस समय उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी और उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा नहीं।
जिसकी वजह से छोटा व्यापारी इस मार्केट से बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज की ये एक रिवर्स चार्जेस को लेकर एक मैं समझ गया, आपको दोबारा प्रश्न बोलने की जरूरत नहीं है जी। मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं आपका प्रश्न बिल्कुल समझ गया, दोबारा रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड डीलर को टैक्स देना होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश में जितने भी डीलर है उसमें से B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जो व्यापार कर रहा है वो सबसे ज़्यादा है, करीब 90% ट्रेडर ऐसा है। सिर्फ 10% ट्रेडर ऐसा है या 15% ट्रेडर ऐसे है जो कि बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग कर रहा है। तो ये जो प्रावधान है वो सिर्फ B2B डीलिंग के लिए है। छोटे व्यापारी जितने भी है उनको सबको छूट है कि अपनी एग्जम्पशन की लिमिट में अगर है 20 लाख के अंदर है तो बिना रजिस्टर किए हुए आप B2C में अचूक अपना माल बेच सकते हैं, बिल्कुल अपना माल बेच सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ उतना ही है कि अगर छोटा व्यापारी 20 लाख से नीचे वाला वो B2B में अगर बिजनेस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर टैक्स जो है रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड डीलर को देना होगा। तो वो तो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई B2B चेन में भी टैक्स न मिले सरकार को। B2C में लास्ट माइल वाला जो रिटेलर है उसके लिए ये 20 लाख का एग्जम्पशन लिमिट रखा है, वरना तो जो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग करता है वो सबको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए और उनको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना चाहिए। उनको रिवर्स चार्ज में जाना ही क्यों है? अगर आप 20 लाख से अंदर है और B2B अगर डीलिंग करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना बेहतर है ताकि आपको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अच्छे से मिले। राइट सर, अगला प्रश्न हैदराबाद से है। ये जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, लीप की फाउंडर हैं रमा देवी। इनकी कुछ चिंताएं हैं, बताइए आपको क्या जमीन पर फीडबैक मिल रहा है और आप डॉक्टर साहब से क्या शेयर करना चाहेंगी, क्या कंसर्न्स हैं, बताइए प्लीज रमा जी। Thank you, sir. I will speak in English. We highly appreciate this government of India for taking up GST and what from MSME sector, what we expected is simplification and one tax regime, and also without any complications we'll deal with our industries. But sir, the apprehension what we have in our sector, that is the MSME sector, the slab tariff which we are going to fix, that is 4, 12 and 4, 6, 12 and 24% and more, is going to hurt our small industry. For example, a packaging industry which is supposed to pay 4%, now they are supposed to pay 12%. So the difference between 4 to 12 is 8%. And what our competitiveness is also at stake, because what happens is we have to use our working capital to pay this 8% additional GST. So what happens is our working capital limits get eroded. So we राइट रमा जी, पॉइंट आपका टेकन, थैंक यू। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं इस प्रणाली में इनके वर्किंग कैपिटल पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। समझ गया। ऐसा है कि देखिए अगर पैकिंग मटेरियल पे रेट बढ़ गया है तो आप एक चीज़ तो समझ लें कि पैकिंग मटेरियल इज़ एन इंटरमीडिएट आइटम, तो अल्टीमेटली तो उसका टैक्स क्रेडिट आगे जाके गुड्स एंड सर्विसेज में से मिल जाएगा, इसलिए आपको वो चिंता नहीं हो, तो इंटरमीडिएट टैक्स है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आपकी थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली बढ़ जाएगा, बट दैट इज़ इनएविटेबल, बिकॉज अभी हमको एक ऐसी टैक्स प्रणाली बनानी है कि जिसमें एग्जेम्पशंस कम लोगों के पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसके सामने हम देने जा रहे हैं, इसलिए कोई एडिशनल टैक्स बर्डन नहीं है। बट ये बात सही है कि वर्किंग कैपिटल की थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है आपकी। राइट। अगला प्रश्न ये भी आप बता सकें एक जानकारी के लिए कि जिनका जो लास्ट डे का स्टॉक होगा 30 जून का, उसको किस तरह से उसके लिए प्लान करनी चाहिए, कैसे उसको आगे ट्रीट किया जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए अभी जो ट्रांजिशन के नियम बने हैं वो पब्लिक डोमेन में है, ड्राफ्ट रूल्स। उसमें ये कहा है हमने कि अगर आपने अपने पुराने स्टॉक के ऊपर वेट या एक्साइज ड्यूटी भरा है और उसकी आपके पास रिसीट वगैरह है, तो आपको पूरा का पूरा उसका क्रेडिट जीएसटी में से मिल जाएगा। सो वेट जो आपने पे किया है 30 जून से पहले,
वो 1 जुलाई के बाद जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, उसमें से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी के सामने मिलेगा। और अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया है तो उसका क्रेडिट आपको सीजीएसटी के सामने मिल सकता है। राइट सर। बट अगर आपके पास, आप मान लो होलसेलर है या सेकंड लेवल डीलर है और एक्साइज पेमेंट के डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है बिकॉज यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, तो फिर उस केस में भी आपको 40% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आपने जो टैक्स पे किया है उसका 40% मिल सकता है। लेकिन इसके बारे में भी पुनः विचारणा हो रही है। काफ़ी लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया है कि इस केस में भी 40% हमारे लिए थोड़ा कम है, तो कमिटी इसके बारे में गौर कर रही है और इसका डिसीजन हम जल्द ही 3 जून को ले लेंगे। साहब, ये आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, आगरा से आ रहा है, ये टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं प्रहलाद अग्रवाल। प्रहलाद जी बताइए अपना प्रश्न। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आगरे का मार्बल व स्टोन हैंडीक्राफ्ट जी, जिसमें कोई बिजली और मशीन का प्रयोग नहीं होता है जी, वह प्रदूषण रहित है, नॉन पॉल्यूटिंग है जी, वह अधिनियम में भी कर मुक्त है। लेकिन हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी आइटम, कौन सी सर? आइटम? ये हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वहाँ की जो आर्ट है आगरा की, हैंडीक्राफ्ट की। जी 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 जी। प्रहलाद साहब पूरा कीजिए प्रश्न, क्या कह रहे हैं आप? सर, मेरा प्रश्न है आगरे का मार्बल व स्टोन हैंडीक्राफ्ट जिसमें कोई बिजली व मशीन का प्रयोग नहीं होता है, प्रदूषण रहित है। ये पूछ रहे हैं क्या ये जीएसटी रिजीम में ये क्या एग्जेम्प्टेड रहेगा? ये कह रहे हैं वैट में तो था, ये जीएसटी में भी क्या एग्जेम्प्टेड श्रेणी में रहेगा? देखिए, अगर आप ऐसा छोटे व्यापारी है, छोटे हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, 20 लाख से कम टर्नओवर है, तब तो ये एग्जेम्पशन में ही आ रहा है। अगर मान लो 20 लाख से 50 लाख तक का टर्नओवर है, फिर भी आपको, अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर है, खुद बनाते हैं, तो फिर आपको 2% टैक्स भरना है सिर्फ। और अगर आप व्यापारी है तो फिर आपको सिर्फ 1% टैक्स भरना है। तो इस तरह का एक प्रावधान तो 50 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए है। उसके ऊपर तो अगर आपका, मान लो आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है हैंडीक्राफ्ट की और आप 50 लाख से ऊपर का भी माल बना रहे हैं, तो नेचुरली वो तो टैक्स के दायरे में आएगा अभी। राइट सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्न कई सारे और हैं लेकिन समय सीमित है, हम आपका यहीं पर शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसमुख अदहिया, हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद सर। तो जीएसटी पर ये थी हमारी खास पेशकश। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। आगे भी हम जीएसटी पर स्पेशल शोज़ ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और आप तक भी हम पहुंचते रहेंगे। आपके क्लस्टर्स में आपकी हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि इस बड़े बदलाव के लिए आप पूरी तरह तैयार हो सकें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।